everyone, welcome back to the session. My name is Meghna and I am your रीजिंग मेंटर। तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी स्टूडेंट एसबीए पीओ एंड क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज आज इस वीडियो में, आज इस सेशन में हम रीजनिंग का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है 2022 का प्रीलिम्स का हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही अपने पास एक नोटबुक या शीट ऑफ पेपर एंड पेन लेके रहिएगा, बिकॉज आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना है एंड देन आपको सोल्यूशन देखना है अगर समझ नहीं आया है तो। ठीक है, वरना आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का मीनिंग यहाँ पे ये रहेगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं और किस किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सो दैट आपको एक आइडिया लगेगा फ्यूचर एग्जाम के लिए भी। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, सो इसको आप एक टेस्ट की तरह लीजिए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं और कितने टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हो, साथ ही ये भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, पजल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये हमारा ईयर एंड एज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास 7 पर्सन्स गिवन हो रखे हैं। ठीक है, कुछ ईयर गिवन हो रखे हैं एंड उसके बाद कहा गया है द एज ऑफ ईच पर्सन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, अब यहाँ से आपकी कंडीशन स्टार्ट हो गई है, तो आपको एज भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें आपको एज का कैलकुलेशन रहेगा। तो पहले ही हम क्या करेंगे, सबकी एज कैलकुलेट करके चल रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2022 जो बेस ईयर मिलता है उसी को मानकर चलना है, चाहे आप किसी भी ईयर में हो। ठीक है, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा इसे वीडियो को पॉज करके। तो लेट्स सी, माइक इज 2 ईयर ओल्डर देन एमा। यहाँ से हमारी कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेट्स मेक द टेबल। तो आपके पास जो ईयर्स गिवन होंगे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से रखना है। ठीक है, हमारे पास है 69, हमारे पास है 73 और 78, 82, 88 एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, एज कैलकुलेट करने के लिए फटाफट से आपको प्लस माइनस फटाफट से कर लेना होगा। ठीक है, अब हमारे पास मैंने आपको वैसे 2 मेथड सिखाए हुए हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे 5 यहाँ से 2000 के हिसाब से लेके चलो, दिस इज 1995 राइट। तो 2000 के हिसाब से लेके चलो तो 5 कम है, 2000 में से 5 कम है, तो जितना यहाँ पे कम है उतना उस 22 में ऐड कर दो। 2022 है तो 22 में ऐड कर दो, तो इट विल बी 27। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये 90 है, 10 कम है, तो आप क्या कर दो, 22 में 10 ऐड कर दो, मतलब जितना यहाँ पे कम है तो उस 22 में ऐड करते हुए चलो, क्योंकि आप क्या हो 2000 से ऊपर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें अगर आप देखो 22 प्लस 10 कर दोगे तो आप 32 हो जाओगे, या फिर साथ के साथ आप ये कर सकते हो कि जैसे इससे ये आपका 90 से 88 हो गया, 2 कम है, मतलब 2 ईयर ऊपर की साइड है, 2 ईयर ओल्डर है, तो ये 2 ईयर ओल्डर बनाने के लिए +2 कर दो। ये आपका जो पहले पैदा हुआ होगा वो 6 ईयर ऊपर है, तो आप इसको 6 ईयर ऊपर कर दो, मतलब ऐड कर दो। ऐसे करके आप यहाँ पे से एज कैलकुलेट कर सकते हो इंडिविजुअली। ठीक है, ये आपका 4 ऊपर है तो यहाँ पे आपको 44 करना है, देन 5 तो 49 एंड देन अगेन 4, तो ये आपका 53 हो गया। ठीक है, दिस इज योर एज। अब यहाँ पे पर्सन्स को रख लो आप। माइक इज 2 ईयर ओल्डर देन एमा। अब जहाँ पे आपके पास इस टाइप से आ जाए तो एक बार थोड़ा सा इसको इक्वेशन को लिख लो कि हाँ, हमें अगर कुछ कैलकुलेशन से पता चल रहा होगा तो हम यहाँ पे उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो माइक इज 2 ईयर ओल्डर देन, ठीक है, माइक इज 2 ईयर्स ओल्डर देन एमा, तो माइक जो है वो एमा से 2 साल बड़ा है, इस टाइप से। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि जो माइक की एज होगी वो 2 साल ऊपर होनी चाहिए इन एज कैलकुलेशंस में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपके पास देखो 27 है, 27 से दो साल ऊपर है क्या यहाँ पे कोई? ठीक है, यहाँ देखो 27 से 2 ईयर्स ऊपर है क्या कोई? देखो नहीं है, 29 होना चाहिए था। 32 एंड 34 एक पेयर बना रहे हैं। ठीक है, 32 एंड 32 एक पेयर बना रहे हैं। ओके, अब आपके पास और कोई पेयर है जो 2 साल आगे पीछे है? नहीं, देखो 34 36 नहीं है, 42 भी नहीं है, 46 भी नहीं है,
51 भी नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं है जिसमें 2 साल का गैप हो, सिर्फ यही दोनों हैं। एंड उसने ये भी कहा है कि माइक इज ओल्डर, माइक इज 2 years ओल्डर, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऊपर की साइड माइक आएगा एंड यहाँ की साइड आपके पास एमा आ जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। द एज डिफरेंस बिटवीन फ्रैंक एंड एमा इज अ परफेक्ट क्यूब। एज डिफरेंस बोला, अब हमें नहीं पता कि एमा बड़ा है या फिर फ्रैंक बड़ा है, और उनका जो एज डिफरेंस होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। याद रखिएगा, उनकी एजेस नहीं, उनका डिफरेंस। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी एमा आ चुका है तो इन सारी एजेस पे आप फ्रैंक को चेक करो कैलकुलेट करके, ये आपका माइंड में होना चाहिए। ठीक है, 32 और 37 का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा, नो परफेक्ट क्यूब। 32 एंड 40 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्रैंक आ रहा है, 8 इज परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट देखिए 32 एंड 44, क्या ये परफेक्ट क्यूब है नहीं, यहाँ पे आपका 12 आएगा। 32 एंड 49 ये कितना जाएगा आपका 17, परफेक्ट क्यूब नहीं है। 32 एंड 53 अगेन ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ओनली यही प्लेस आपकी फ्रैंक के लिए बन रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो 40 एंड 32 का डिफरेंस है एक परफेक्ट क्यूब नंबर बना रहा है। The number of persons born after Emma is same as the number of persons born before David. तो एमा के नीचे जितने भी पर्सन बॉर्न हुए हैं उतने ही डेविड के ऊपर या पहले पैदा हुए हैं, तो आपके पास डेविड यहाँ आ जाएगा इजीली क्योंकि एमा के नीचे एक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन डेविड एंड सारा इज अ प्राइम नंबर। अब डेविड ऑलरेडी आ चुका है आपके पास 49, तो किसी की जो एजेस खाली हो रखी हैं, क्योंकि सारा उसी प्लेस पे आएगा जो वैकेंट होगा, उन एजेस को कैलकुलेट करके देख लो कि क्या आपके पास वो प्राइम नंबर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो आपके पास डेविड 49 है, 49 और 53 इज नॉट अ, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 4 आएगा, नो प्राइम नंबर। इन दोनों का डिफरेंस 5 आएगा, प्राइम नंबर है। तो अभी के लिए हम सोच सकते हैं कि सारा आपका यहाँ आ सकता है, अभी के लिए। और भी चेक कर लो, 49 44 चेक हो गया, 49 27 अगेन इन दोनों का डिफरेंस जो है वो परफेक्ट प्राइम नंबर नहीं आएगा, तो ओनली सारा यहीं पे आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है कि जॉन इज ओल्डर देन ग्रेस। जॉन इज ओल्डर देन ग्रेस का मतलब होगा जो जॉन है वो ऊपर की साइड, तो ओल्डर देन का मतलब होगा जो पहले पैदा हुए हैं, जो पहले ईयर्स में बॉर्न हुए हैं। तो आपके पास जॉन जो है वो यहाँ आ जाएगा एंड ग्रेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज आवर कंप्लीट आंसर। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इनको देखिए। तो देखो, व्हाट इज द एज ऑफ डेविड, एज क्या है डेविड की, यहाँ पे से आप देख सकते हो 49, तो 49 विल बी द एज। व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ जॉन, ग्रेस एंड फ्रैंक, एज का सम पूछा है, तो जॉन 53, जॉन 53, ग्रेस का कितना था 27 एंड फ्रैंक का कितना है 40, तो 40, ये इसको और इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 60, 80 और 120, तो 120 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, आपको बताना है कौन सा इनमें से ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। तो माइक, सारा, फ्रैंक, ग्रेस, एक एक पर्सन है। तो अब अगर हमारे पास एजेस है तो देखते हैं कि एजेस के हिसाब से इवन ऑड हो सकता है। माइक, सारा एंड फ्रैंक, तो फ्रैंक तो यहाँ पे 40 है। ठीक है, देखिए फ्रैंक तो ऑलरेडी 40 है, ठीक है, इवन नंबर। सारा 44 है, इवन नंबर। माइक 34 है, इवन नंबर। और ग्रेस एंड एमा, ग्रेस जो है 27 है एंड एमा जो है आपका 32 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एज के हिसाब से ग्रेस वाला जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो एज के हिसाब से देखो और बाकी ईयर्स के हिसाब से देखो कि आप ग्रेस वाला जो है वो ऑड नंबर्ड वैल्यू में है, तो हमारे पास ग्रेस विल बी द आंसर, ऑड वन आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, डेविड इज द ओल्डेस्ट, नो, जॉन ओल्डेस्ट था, तो ये तो गलत हो गया। एमा वॉज बॉर्न इन 1988, एमा देखिए आप 1988 में नहीं 1990 में है, तो ये हो गया रॉन्ग। नो वन बॉर्न आफ्टर ग्रेस, यस ग्रेस लास्ट वन थी, तो ओनली थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ जॉन एंड ग्रेस, जॉन और ग्रेस की एज में क्या डिफरेंस है, इट इज 27 और जॉन हमारे पास कितना है यहाँ पे 53, तो 53 माइनस 27 कर लो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 30 नहीं 26। ठीक है, 26। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें आंसर देखते हैं। क्वेश्चन मतलब
आपके सामने ये अगेन एक क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 9 पर्सन्स हैं, दे परचेज डिफरेंट प्रोडक्ट्स वन आफ्टर अनदर, सीक्वेंस बेस्ड एक पजल है ये, ठीक है। यहाँ से आपको सिर्फ पर्सन्स के जो प्रोडक्ट्स के नेम हैं वो नहीं दिए गए हैं, बस पर्सन के नेम दें कि किसने किसके बाद शॉपिंग करी है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे शेड्यूल कराना है, ठीक है। इसको पॉज करिए वीडियो को एंड सॉल्व करिए। तो आई होप आप लोगों ने ये सॉल्व जरूर किया होगा। लेट्स सी, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार हमारे पास क्या गिवन हो रखा है। 9 पर्सन्स है हमारे पास, KLMNO PQR and S परचेज डिफरेंट प्रोडक्ट्स वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। 9 पर्सन है, एक के बाद एक आपको शेड्यूल कराने हैं। 3 पर्सन्स परचेज प्रोडक्ट बिटवीन K and M, R परचेज द प्रोडक्ट 2 पर्सन्स बिफोर M। अब यहाँ पे R 2 पर्सन्स बिफोर M है, 2 पर्सन्स बिफोर M का मीनिंग क्या हो जाएगा, R आपके पास इस तरीके से दिखेगा, R डॉट M, R 2 पर्सन बिफोर आप इस तरीके से शो करोगे, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमने एक पर्सन डॉट से दिखा दिया। अब इस सीक्वेंस वाला जो ज़्यादातर पजल्स होते हैं उनको आपको क्या करना है, डायरेक्ट टेबल में मत रखा करो, क्योंकि वहाँ पे हमारे बहुत सारे केसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आप इसको ओपन करके सॉल्व करो एक मतलब रफ टाइप में, ठीक है। अब आपके पास K एंड M के बीच में 3 लोग हैं, तो एक बार K आपका नीचे के साइड आ सकता है और 1 2 3 आपका एक बार K जो है वो ऊपर की साइड आ सकता है, ठीक है, ऐसे। ओके, नाउ द 2 पर्सन परचेज बिटवीन R एंड O हु परचेज प्रोडक्ट बिफोर K। जो O है हमारा, उसने जो परचेज किया हुआ है प्रोडक्ट, उसने K के पहले परचेज किया हुआ है, ठीक है। O हु परचेज द प्रोडक्ट बिफोर K। अब यहाँ पे R और O के बीच में 2 लोग हैं, तो R और O के बीच में 2 लोग ऊपर की साइड बनाओ या फिर नीचे भी बना सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास K के ऊपर है तो 1 एंड 2 ऑब्वियसली O यहीं आएगा। इसमें 2 जगह आ सकता है, एक तो यहाँ पे आ सकता है, एक तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो पहले ऊपर की साइड बना रहे हो तो काउंट करो, नंबर ऑफ पर्सन्स 9 होने चाहिए, अरेंजमेंट 9, 4 7 एंड 3 10 हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब O ऊपर की साइड नहीं रखना है आपको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर O को रखना पड़ेगा, जिससे आपकी अरेंजमेंट 9 से नीचे ही रहे, 9 तक रहे। ये आपके पास हो गया, ठीक है। L परचेज प्रोडक्ट जस्ट आफ्टर K, L जो है वो जस्ट आफ्टर K है, तो L आपका यहाँ पे आ जाएगा, L आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, चलिए। 4 पर्सन्स परचेज द प्रोडक्ट बिटवीन L एंड Q। L ऑलरेडी आ चुका है, तो इससे ऊपर भी आ सकता है, इससे नीचे भी, अगेन यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है। बट देखो ऑलरेडी आपके पास 4 अरेंजमेंट यहाँ पे बन चुकी है, राइट। L के नीचे की साइड तो Q नहीं आ सकता, ऊपर की साइड ही रखना पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन ऐड कर सकते हो इस वाली अरेंजमेंट, ठीक है, पहली वाली में। तो आपके पास 1 2 3 4 एंड Q यहाँ पे आना चाहिए था बट नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी M है वहाँ पे, राइट। देखो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे Q आना चाहिए था, जो कि आपका गलत हो गया, ठीक है। तो 4 पर्सन थे इनके बीच में, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे देखो, इस वाले में L से नीचे की साइड आप Q फिल करो, एक बार ऊपर भी देखेंगे, एक बार नीचे भी देखेंगे। तो 1 2 3 Q आपका यहाँ आ जाएगा और 1 2 डॉट डॉट एंड Q आपका यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सब कुछ इतना था ना हमारे पास, इस टाइप से था। अब दोनों में काउंट करो, 9 तक ही रहने चाहिए, तो 3 3 एंड 2 8 तक जा रहा है, 3 3 एंड 3, तो ये कंप्लीट 9 बन चुका है और ये कंप्लीट 8 है, ठीक है। इसमें अभी 8 पर्सन है, इसमें अभी 9 पर्सन है। तो आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन परचेजेज द प्रोडक्ट बिफोर K सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन परचेजेज आफ्टर Q। तो K के ऊपर की साइड जितने भी आपको दिखने हैं उतने ही आपको Q के नीचे की साइड दिखने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसका मीनिंग ये है। अब इसमें देखो 2 आपके पास है, ये तो रॉन्ग हो चुका था। K के ऊपर की साइड 1 है, यहाँ पे Q के ऊपर साइड 1 भी नहीं है। अभी हमारा ये फिगर रफ है, हमने क्या कहा था, इसमें हम 1 पर्सन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 8 पर्सन का अरेंजमेंट आ रहा है। 9 पर्सन के लिए हमारे पास ये जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी कि K के ऊपर अगर 1 है तो Q के ऊपर नीचे भी हम 1 बना देते हैं, सेटिस्फाई हो गए। इस वाले में देखिए K के ऊपर की साइड आपके पास 1 2 3 4 है, ठीक है। Q के नीचे उतने नहीं है, Q के नीचे ज्यादा है, इक्वल नहीं आ रहे। इट मीन्स ये वाला जो अरेंजमेंट था ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है।
सिर्फ ये वाला पर्टिकुलर अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, 9 पर्सन्स यहाँ पे पूरे आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे से हम देखते हैं P परचेज द प्रोडक्ट बिफोर S बट आफ्टर M। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो अरेंजमेंट है उसमें लास्ट पर्सन ये वाला है और फर्स्ट पर्सन आपका ये वाला बन चुका है। ठीक है, तो आपके पास कह रहा है P जो है वो उसने बिफोर S किया है बट आफ्टर M है, तो आफ्टर M P आएगा और उसके पहले 1 सेकेंड और उसके नीचे आपके पास S आना चाहिए, लास्ट लाइन में ये है। ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 पोजीशंस बाकी हो रखी हैं, तो इजीली आप इसी ऑर्डर में इन तीनों को रख सकते हो। तो M आपके पास ऑलरेडी है, M जो है वो उसने P से पहले रखा हुआ है एंड S से पहले रखा हुआ है, इस तरीके से ऑर्डर में आपने इनको सिंपली रख दिया। अब एक पर्सन अकेला बचा है जिसको हमने फिल नहीं किया है, उस वैकेंट पोजीशन पे आप उसको फिल कर दो विच इज N। तो आपके पास N यहाँ पे आ गया, 9 पर्सन्स की कंप्लीट अरेंजमेंट बन गई, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। Who among the following purchase product at the third position from top? थर्ड पोजीशन फ्रॉम टॉप की साइड से देखो 1 2 and 3, L आएगा आंसर। How many persons purchase product between O and P? O 1 2 3 4 and 5, 5 पर्सन है। ठीक है, तो 5 पर्सन बना दो, फटाफट से आपको आंसर करना है। Which of the following is true? S purchase product बिफोर के नहीं, इसका तो आफ्टर था लास्ट में, ये तो नहीं है, रॉन्ग है। नो वन परचेज प्रोडक्ट बिफोर ओ, यस ओ तो फर्स्ट वन था, ये करेक्ट है आपका। मोर देन 3 बिटवीन, सॉरी मोर देन परचेज प्रोडक्ट आफ्टर आर, आर से बाद में 3 से ज्यादा लोग हैं, देखो एक बार, तो 1 2 3, यस 3 से ज्यादा लोग हैं मतलब 5%, 3 से ज्यादा ही हुए, ये भी आपका करेक्ट है। तो सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। लेट्स चेक नेक्स्ट वन। द नंबर ऑफ पर्सन परचेजेस प्रोडक्ट बिफोर L इज सेम एज, जितने L से ऊपर हैं उतने किसी के आफ्टर भी होने चाहिए, वहां पे आपको नेम रखना है। तो किसी के आफ्टर में बिफोर L कितने हैं ये देख लो 1 and 2, किसी के आफ्टर में 2 ही होने चाहिए, तो दैट विल बी द P। ठीक है, P पर्सन होगा। P आपके पास यहाँ पे। 4 of the following are alike who doesn't belong to the group? O L K R L N। चलो इन तीनों को देखते हैं पहले, O L K R and L N। O R, ठीक है, L N, L N K R, ठीक है, O L है वो, ठीक है, M N Q O L, ये भी ठीक है। तो हमें ऑल्टरनेट पर्सन दिख रहा है, मतलब एक पर्सन का ऑल्टरनेट पर्सन नीचे की साइड, एक छोड़कर फिर नीचे, एक छोड़कर फिर नीचे। M एंड Q भी हमारा ठीक जा रहा है, ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट है, यही रिलेशन हमारा सबके बीच में है। Q एंड S ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो इमीडिएट है, एडजेसेंट है। यहाँ पे हर बार ऑल्टरनेट पर्सन के साथ रिलेशन था, Q एंड S आपके डिफरेंट है बाकी सब से, तो ये आपका आंसर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का है, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे आपको कम से कम टाइम लेना है। ठीक है, तो आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, पे काम, आपने क्या करना है, फटाफट से सारे वर्ड्स को ऐसे करके लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी वर्ड कॉमन आ रहा है उसके नीचे कोई सिंबल बना दो जिससे आपको पहचान हो जाए कि वो रिपीट चल रहा है, क्योंकि चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में हम कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिपीटेशन पे, कौन सा वर्ड कहाँ रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, उस हिसाब से कोड फाइंड आउट हो जाता है। अब रेडी आपका कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपको कर दो। फॉर आपका न्यू वर्ड है, फॉर यहाँ लिख लो। स्टे आपका कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिख लो। क्वाइट एक न्यू वर्ड है, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब आपको पूरा पूरा नहीं लिखना है, आपको बस इतना लिखना है कि पहचान हो जाए। काम आपका पुराना वर्ड है, नेचर इज अ न्यू वर्ड, ठीक है, एंड फॉर आपका रिपीट हो रहा है, पीस एक न्यू वर्ड है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेचर रिपीट हो रहा है, क्वाइट रिपीट हो रहा है, फॉर रिपीट हो रहा है, काम भी रिपीट हो रहा है। तो ये सारे रिपीट हो गए, फटाफट से आपने लिख लिया। अब इनके
कोड्स को भी देखो, जितने जगह जगह जिस जिस स्टेटमेंट में देखो, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन एंड फोर, ठीक है, 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स है। अब जिस जिस स्टेटमेंट में जो जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसका कोड भी वहीं रिपीट हो रहा होगा। जैसे आपके पास फॉर 2 3 एंड 4 में, तो 2 3 एंड 4 में ही आपको देखना है आरपी 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 एंड आरपी, तो आरपी कोड इसके लिए हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे से आगे ऊपर वाले चल देते हैं, काम फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, तो एल एम एल एम एल एम एल एम एंड एल एम आपका रिपीट हो रहा है, एंड ये एक्यूरेटली आप सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, इसमें कहीं पे भी आपकी गलती नहीं होगी अगर आप ध्यान से करोगे। से फर्स्ट एंड सेकंड, बट रेडी भी फर्स्ट एंड सेकंड में ही रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे दो कोड एक साथ रिपीट हो रहे हैं, जेके जेके एम एन, राइट। तो हमें नहीं पता कि स्टे का एम एन होगा या जेके होगा, उसी तरीके से रेडी का भी नहीं, क्योंकि एक ही सेंटेंसेस में आपके रिपीट हो रहे हैं, राइट। अब अकेला बी बचा हुआ है, वो कहीं रिपीट भी नहीं हो रहा, बट वो अकेला वर्ड बचा है, तो उसके लिए अकेला कोड बच गया होगा, तो आप उसको वो दे दो आर एस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वाइट सेकेंड एंड फोर्थ में रिपीट हो रहा है, सेकेंड एंड फोर्थ में यूटी आपके पास इसका कोड बन गया, ठीक है। अब हम थर्ड पे जाएंगे, फटाफट से थर्ड पे जाओ, नेचर आपका रिपीट हो रहा है, वीई एंड वीई रिपीट हो रहा है, तो वीई इसका कोड हो गया, अकेला पीस बचा है थर्ड स्टेटमेंट में, तो आपके पास दिख रहा होगा एसटी अकेला बचा हुआ था, एसटी आपने इसको दिया, हमने सबका कोड फाइंड आउट कर लिया इजीली, हमारे पास 3 क्वेश्चन है इसके बेस पे। अब देखो आगे देखेंगे, व्हाट विल बी द कोड फॉर बी, बी के लिए क्या कोड होगा, फटाफट से आप देखो, यहाँ पे आपने क्या दिया हुआ है आर एस, तो आंसर में आर एस आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन नहीं आएगा। What will be the code for quiet and peace? Quiet peace का क्या हो जाएगा UT and peace का यहाँ पे ST, तो UT ST UT ST UT ST, ये रहा आपके पास आंसर विल बी करेक्ट, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स के हिसाब से आपके पास कोड होता है, मतलब जरूरी नहीं कि सीक्वेंस भी आपका सही होना चाहिए, ठीक है, बस वो प्रेजेंस होना चाहिए उस कोड का वहां पर। चलो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज LM, LM कैसे कोड, किसने कोड किया, मतलब कौन सा वर्ड है, काम, तो आंसर में क्या आ जाएगा काम। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द कोड फॉर नेचर, नेचर का कोड क्या होगा VE, ठीक है, तो VE हमारे पास। इफ द कोड फॉर द वर्ड रेडी टू फॉर इज कोडेड एज RPYJJK एंड, तो आपको इसका बताना है कि ये कैसे कोड होगा, ठीक है। तो आपके पास रेडी टू फोर में आपको पता था कि रेडी एंड स्टे का जो कोड था, रेडी एंड स्टे का जो कोड था वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाए थे पर्टिकुलरली, बिकॉज आपके पास यहाँ पे इन दोनों का स्लैश में है, या तो MN होगा या तो JK होगा। अब इस स्टेटमेंट में अगर उन्होंने आपको ये दे दिया है, इट मीन्स रेडी का कोड आपको पता चल जाएगा, क्योंकि फॉर का कोड तो RP हो, फॉर का कोड तो RP हो गया, ठीक है। आपके पास इसका कोड तो RP हो गया, राइट। तो रेडी का कोड क्या होगा, जो MN एंड JK में से यहाँ पर प्रेजेंट होगा, MN एंड JK में से यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, JK, तो अभी के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रेडी का कोड हो गया JK, और ये जो बचा हुआ नया कोड है ये आपका चला जाएगा YZ2 को, बिकॉज नया वर्ड है नया कोड आएगा। तो हमारे पास रेडी का जब एक बार पता चल गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो स्टे का कोड क्या हो जाएगा, स्टे का कोड हो जाएगा MN, राइट, एंड 2 का वहां से समझ आ गया YZ, तो YZ एंड MN आपके पास आंसर में आना चाहिए, आंसर में क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो इतना इजी होता है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा एंड प्रैक्टिस भी स्किप मत करिएगा इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन की। अब यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट का, इसको सॉल्व करिए। चलो, सो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व जरूर किया होगा। तो देखिए, आपके सामने एक वर्ड है वर्कशॉप, उन्होंने कहा इस वर्ड में से क्या करना है कि पहले आपको बताना है कि इफ द लेटर्स एट इवन पोजीशन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अगर आप लेफ्ट साइड पे काउंट करो तो इवन पोजीशन पे कौन कौन से लेटर है, ये होगा, ये होगा एंड ये होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो जो जो इवन पोजीशन पे उनको कैसे चेंज करना है, चेंज विद इट्स जस्ट प्रीसीडिंग लेटर, जस्ट प्रीसीडिंग लेटर का मतलब था -1, प्लेस वैल्यू में -1, या तुरंत उससे पहले जो लेटर आता है ABCD में
अल्फाबेटिकल सीरीज में, ठीक है। ये जहाँ जहाँ पे लिख गया है उसका मतलब ये है, ठीक है। तो इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर आपके पास इनका ओ का क्या हो जाएगा, ठीक है। के का क्या हो जाएगा, जे। एच का क्या हो जाएगा आपके पास, जी। एंड पी का, एंड नेक्स्ट भी बोला है साथ में कि एंड द लेटर एट ऑड पोजीशन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट चेंज्ड विद जस्ट सक्सीडिंग लेटर। सक्सीडिंग का मतलब होता है उसका नेक्स्ट लेटर, तुरंत इमीडिएट नेक्स्ट लेटर +1 मतलब, ठीक है। तो जो ये वाले वर्ड ऑड पोजीशन वाले इनको चेंज करना है उनके बिल्कुल बाद वाले में, बाद वाले में होगा W का X हो जाएगा, R का S हो जाएगा, S का T हो जाएगा, O का P हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है ये देखेंगे कि देन हाउ मेनी लेटर्स आर रिपीटेड इन द वर्ड दस फॉर्म्ड। ये जो नया वर्ड आपके पास फॉर्म हुआ है आपको बताना है कि कितने जो लेटर्स इसमें दिख रहे हैं वो रिपीटेड हैं, मतलब 2 बार या 3 बार ऐसे आए हुए हैं, ठीक है। रिपीटेड लिखा है ना, हाँ। तो इसमें से मल्टीपल टाइम कौन सा लेटर आया है, देखो X N S J T G P एंड O, हर एक लेटर एक ही बार दिख रहा है। इट मीन्स कि नन, मतलब 0 लेटर ऐसे हैं कि जो 2 बार या 3 बार या मतलब मल्टीपल टाइम आपके रिपीट हो रखे हैं न्यू वर्ड में, ठीक है। तो आंसर विल बी नन। नन का मतलब होता है 0, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके पास एक सीटिंग अरेंजमेंट पैरेलल अरेंजमेंट बेस्ड, इसको ट्राई करिए। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। एंड इसके साथ आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी गिवन हो रखे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस एक बार इनको देखिए एंड सॉल्व करिए। ओके, so let's solve the question now. हमारे पास क्वेश्चन है 8 person sit in a parallel row such that 4 person Adam, Bella, Chris and Daisy sit in row 1 facing north and remaining 4 मतलब इथान, फियोना, जॉर्ज एंड हाना आपके पास रो 2 में है और वो साउथ फेसिंग है। तो ए, ये जो आपके पास ABCD वाले लेटर्स हैं ये आपके ऊपर की साइड मतलब सॉरी नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, और जो साउथ वाले हैं वो है इथान, फियोना, जॉर्ज एंड एच, है ना, वो आपके साउथ फेसिंग है, ऊपर की साइड आपको दिखाने हैं। द पर्सन इन रो 1 फेस दोज इन रो 2 मतलब एक दूसरे को फेस करते हैं यहाँ पे, हर एक पर्सन ऊपर वाली रो का नीचे वाली रो को। इनमें से हर एक पर्सन डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का है, तो आपके पास डिफरेंट कंट्री भी यहाँ पे ऐड हो रखी है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास कहा गया है कि द वन हु बिलोंग्स टू इंडिया सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जॉर्ज। जो भी पर्सन इंडिया का है वो सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जॉर्ज। जॉर्ज के सेकंड टू लेफ्ट का मतलब है, अब आपको पता है जॉर्ज कहाँ है, आपका जो जॉर्ज है वो साउथ में है, साउथ फेसिंग है, क्योंकि ABCD ये वाले जो मतलब पर्सन के नेम है वो आपके नॉर्थ हैं, और आपके पास EFGH वाले जो पर्सन के नेम है वो आपके साउथ की तरफ है, ये ध्यान रखना। तो जॉर्ज ऐसे आएगा, सेकंड टू लेफ्ट आपको कैसे बनाना है, ऐसे। तो यहाँ पे जॉर्ज आ जाएगा, ठीक है। इसके इधर की साइड को कौन सा होगा, इंडिया, ऐसे करके अरेंजमेंट दिखनी चाहिए। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बेला एंड एडम, ठीक है। इनमें से इनमें एक पर्सन बैठता है बीच में, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ फेसिंग होंगे। बेला फेसेस नीदर जॉर्ज नॉर वन हु बिलोंग्स टू इंडिया, मतलब बेला दोनों को ही फेस नहीं करता है। साथ में यहाँ पे एक और चीज लिखी है बेला एडम के लिए, इसको रीड कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। The one who belongs to Nigeria sits immediately to the right of Adam and sits at the extreme end position. अब यहाँ से थोड़ा बहुत आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये बहुत हेल्पफुल हो चुका है आपके लिए। आपको पता है कि जो एडम है और बेला है नीचे की साइड बैठेंगे और उनके बीच में एक पर्सन बैठा हुआ होगा। तो आपके पास 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब देखो बेला एंड एडम का हमें नहीं पता कि वो इधर की साइड है उधर की, क्योंकि बेला एंड एडम ऐसे आ सकता है और बेला एंड एडम ऐसे भी आ सकता है। बट उसने कहा कि जो एडम के इमीडिएट राइट साइड को कोई पर्सन है, अगर मैंने एडम मान लो, अगर मैंने एडम यहाँ रख दिया, सपोज मैंने एडम को ऐसे रख दिया, उसके इमीडिएट राइट पे मुझे नाइजीरिया वाला पर्सन बिठाना पड़ेगा। एंड ये जो नाइजीरिया वाला पर्सन है ये एक्सट्रीम एंड पे है, क्या ऐसे में आपका वो एक्सट्रीम एंड पे आ पाएगा, नहीं। ये 3 अरेंजमेंट तो होगी ही होगी वहां पे, ये एक्सट्रीमेंट पे नहीं आ रहा है। इट मीन्स एडम आपका इस साइड को नहीं बैठ सकता, ठीक है।
तो आपके पास एडम के लिए एक प्लेस हो गई ये वाली, ठीक है, और बेला के लिए एक प्लेस हो गई ये वाली, क्योंकि अब एडम के इमीडिएट राइट पे आप यहाँ पे बना पाओगे नाइजीरिया वाला पर्सन, एंड नाइजीरिया वाला पर्सन आपका लेफ्ट में इमीडिएट सॉरी एक्सट्रीम एंड पे भी हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये अरेंजमेंट बनी है तो ये वाली भी बन गई, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कौन है, एडम के इमीडिएट राइट पे नाइजीरिया वाला पर्सन था आपके पास, ये आपने रख लिया, ठीक है। इतना अरेंजमेंट नीचे का बन गया। जैसे ये फ्रेम पूरा बन गया 4 and 4 पर्सन का, अब थोड़ा काम हमारा खत्म हो रहा है। अब आगे देखो, उसने ये भी कहा कि बेला सॉरी जॉर्ज एंड इंडिया आपको ऐसे दिखाना है। ये भी साथ में कहा था कि जो बेला है ना ही इसको फेस करता है ना ही इसको फेस करता है, एंड जॉर्ज या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, क्योंकि सेकंड टू राइट आपको इंडिया बिठाना है। तो बेला जॉर्ज को तो फेस नहीं करता है, तो जॉर्ज आपका मस्ट बी एट दिस पोजीशन, राइट। जॉर्ज आपके पास इसी पोजीशन पे होना चाहिए ताकि आप 1 and 2 इंडिया को यहाँ पे रख सको। ओके, ये पर्सन नॉर्थ फेसिंग है एंड ये पर्सन साउथ फेसिंग। ओके, हाना फेसेस क्रिस who sits second to right of the one who belong अच्छा who faces the person belong to अर्जेंटीना। इसको ध्यान से देखो, अब क्रिस बोला उसने एंड हाना बोला है, तो हाना फेसेस क्रिस। क्रिस का मतलब है क्रिस आपका नॉर्थ साइड होगा, मतलब यहाँ या तो यहाँ आएगा क्रिस और या तो यहाँ आएगा, ये चीज क्लियर है। अब इसमें से देखो हाना फेसेस, अब क्रिस की दो पोजीशंस में से हाना कहाँ पे आएगा, क्योंकि हाना को फेस करवाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी जॉर्ज है तो क्रिस मस्ट बी एट दिस पोजीशन ओनली, तब जाके आपका हाना यहाँ पे फेस कर सकता है उसे, ऑब्वियसली, ठीक है। आगे देखो, हाना फेसेस क्रिस हु सिट्स, मतलब ये क्रिस के बारे में है, ठीक है। हु सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ द वन हु फेसेस द पर्सन बिलोंगिंग टू अर्जेंटीना। सी के बारे में, मतलब क्रिस के बारे में है कि क्रिस जो है वो सेकेंड टू राइट बैठता है उस पर्सन के जो अर्जेंटीना वाले पर्सन को फेस कर रहा है, इसको समझो। तो आपके पास क्रिस जैसे यहाँ पे है, ठीक है, क्रिस किसके सेकेंड टू राइट है, देखो क्रिस आपका इस पर्सन के सेकेंड टू राइट है, ठीक है, इस पर्सन के सेकेंड टू राइट है क्रिस, ठीक है। तो आपको बोला है कि क्रिस उसके सेकेंड टू राइट है जो पर्सन वन हु फेसेस अर्जेंटीना, मतलब ये जो पर्सन है ये अर्जेंटीना को फेस करता है, तो अर्जेंटीना आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको मीनिंग अच्छे से समझना कि क्रिस जो है उसके सेकेंड टू राइट है जो पर्सन अर्जेंटीना वाले पर्सन को फेस करता है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, अर्जेंटीना यहाँ नहीं आना है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आगे, बी ए सी ये वाला तो 3 हो चुके हैं, तो अकेला एक बचा है डी, तो डी आपके पास यहाँ आ जाएगा क्योंकि ए बी सी डी नहीं नॉर्थ फेसिंग होना है, पैरेलल रो में यहाँ पे आना है, ठीक है। ऊपर अभी 2 पोजीशन पर्संस की खाली हो रखी है। आपके पास नेक्स्ट है इथान फेसेस द वन हु बिलोंग टू पोर्तुगल, तो इथान आपका यहाँ आ सकता है, पोर्तुगल आ जाएगा, इथान यहाँ आ सकता है, पोर्तुगल आ जाएगा, दोनों प्लेसेस पे। तो इथान जो है वो पोर्तुगल वाले पर्सन को यहाँ पे लिख लो, कोई बात नहीं। डेजी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ वन हु बिलोंग टू न्यूजीलैंड, डेजी तो ऑलरेडी आ चुका है, तो न्यूजीलैंड के लेफ्ट के साइड, देखो लेफ्ट के साइड न्यूजीलैंड का चाहिए, तो न्यूजीलैंड आपके पास यहीं पे आ सकता है क्योंकि यहाँ तो नाइजीरिया आ चुका है। फियोना एंड द वन हु बिलोंग टू ग्रीस डिडंट सिट इन द सेम रो। अब वो कह रहा है कि फियोना और जो फियोना आपको पता है यहाँ बैठा होगा क्योंकि वो जितने भी EFGH थे वो यहाँ बैठे होंगे, फियोना ऊपर बैठा होगा, एंड फियोना एंड ग्रीस डिडंट सिट इन द सेम रो का मतलब है ग्रीस जो है वो नीचे की साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास ग्रीस लिखना है, कहाँ पे, इस वाली रो में आपके पास ग्रीस आएगा। अब मेरे पास बी एंड डी दोनों के लिए पोजीशन खाली हो रखी है अभी, तो छोड़ना पड़ेगा आपको, बट एक चीज तो क्लियर है, ई जो है वो पोर्तुगल वाले पर्सन को फेस करता है, ये था हमारे पास, इसको यूज कर लो। ई जो है वो पोर्तुगल वाले पर्सन को फेस करता है, तो ई यहाँ रख सकते थे, बट पोर्तुगल तो नहीं आएगा क्योंकि न्यूजीलैंड आ गया। अब ई सिर्फ यहीं रख सकते हैं, तो पोर्तुगल इजीली यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब जब आपको पता है कि जो ग्रीस वाला पर्सन है, अब जो ग्रीस वाला पर्सन है वो आपके पास नीचे मतलब इधर की साइड ही आना था, हमने डिस्कस किया था अभी, तो ग्रीस आपके पास यहाँ आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वन हु बिलोंग टू साउथ कोरिया डजंट सिट एडजेसेंट टू हाना। अब यहाँ पे सारी कंट्रीज के नेम हो चुके, तो ऑब्वियसली साउथ कोरिया ऊपर की साइड आएगा। उसने कहा साउथ कोरिया वाला पर्सन जो है वो हाना के एडजेसेंट नहीं बैठा है, तो हाना के एडजेसेंट यहाँ पे साउथ कोरिया नहीं आ सकता, तो साउथ कोरिया के लिए एक ही प्लेस बच गई, ये वाली,
राइट। अब यहाँ पे एक ही पर्सन की नेम बच गया तो इसको यहाँ पे रख लो, तो आपके एफ यहाँ पे आ जाएगा फियोना, और एक ही कंट्री बच गई तो उसको यहाँ पे रख लेना आप लोग, ठीक है। जो भी कंट्री का नेम हमारा यहाँ पे बच गया मैक्सिको, तो मैक्सिको हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन गया। सो आई होप आप सभी का भी सेम सोल्यूशन आया है। इसके बेस पे आपके सामने क्वेश्चंस हैं। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मैक्सिको, अभी हमने निकाला है फियोना बिलोंग्स टू मैक्सिको। ओनली हु अमंग द पर्सन सिट्स बिटवीन बेला एंड हु फेसेस, देखो एंड द वन हु फेसेस मैक्सिको, बेला और जो पर्सन मैक्सिको वाले पर्सन को फेस करता है उसके बीच में नंबर ऑफ, उसके बीच में कौन बैठा है, कौन बैठा है, ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन है। तो बेला और जो आपका मैक्सिको को फेस करता है इट मीन्स ए, राइट। तो इसके और इसके बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है या ग्रीस पर्सन बैठा है। तो आपके पास यहाँ पे डेजी है। अब थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, स्क्रॉल डाउन करते रहना कि कहीं आपके पास इस टाइप से तो ऑप्शन नहीं गिवन हुआ। बोथ ए एंड डी का मतलब है आपको एक बार डी को चेक करना पड़ेगा। तो द वन हु बिलोंग्स टू ग्रीस, यस ये भी करेक्ट है। डेजी एंड ग्रीस जो है एक ही तो बात है, तो बोथ ए एंड डी हमारे पास आंसर में आएगा, ठीक है, बोथ ए एंड डी आंसर में आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, तो हमारे पास नो वन सिट्स टू राइट ऑफ बेला, तो नहीं सारे राइट में ही है। मोर देन वन पर्सन बिटवीन जॉर्ज एंड फियोना, नहीं जॉर्ज एंड फियोना तो नेबर्स हैं, ठीक है, मोर देन वन नहीं है। एडम फेसेस हु बिलोंग टू साउथ कोरिया, एडम तो नहीं, मैक्सिको वाले को फेस करता है। फियोना एडजेसेंट टू हाना, यस इट इज करेक्ट, ये दोनों एडजेसेंट है, तो आपके पास सिर्फ फोर्थ वाला करेक्ट है, ट्रू है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक हु डजंट बिलोंग टू द ग्रुप, इसमें बेला एंड क्रिस और हाना एंड फियोना एंड एथान। तो बेला क्रिस, देखो देखो बेला क्रिस हाना एथान, ये क्या है आपके पास, ये तो चारों ही जो पर्सन हैं वो आपके पास एक्सट्रीम एंड्स पे बैठते हैं दोनों ही रो के, एंड सिर्फ फियोना ऐसा है जो आपके मिड पे बैठता है, तो ये आपका ऑड बनाएगा क्योंकि ये आपका मिड ऑफ द रो में बैठा है, नॉट एक्सट्रीम पे बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्रिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, क्रिस किससे करता है बिलोंग, नाइजीरिया से बिलोंग करता है, अभी हमने अरेंजमेंट में देखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। आपके सामने अगेन एक पजल है, इसको सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। फाइव पर्सन PQRST इन द सेम ऑर्डर हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन बेस्ड आपका पजल है ये, ठीक है। तो आपके पास ये सारी डेजिग्नेशन गिवन हो रखी है इन द कंपनी। द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी इज सेम एज गिवन एबव, दैट इज जो जीएम आपके पास गिवन है वो सीनियर मोस्ट है, फिर डीजीएम है, फिर ऐसे ऐसे करके आपके सारी यहाँ पे डेजिग्नेशन है। हमेशा याद रखना जब भी डेजिग्नेशन बेस्ड आए तो आपको इस तरीके से प्रॉपर उनका जो डेजिग्नेशन है उसी उसमें भरना है, ऑर्डर में रहना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर गिवन है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आप उसको टेबल को बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे से क्लर्क जो है वो जूनियर मोस्ट है, डेजिग्नेशन। ईच पर्सन हैज डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स ऑल्सो, यहाँ पे उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ पेन है, तो ये देख सकते हो आप नंबर ऑफ पेन गिवन हो रखी है, ठीक है। और यहाँ पे तक उनका पूरा इंस्ट्रक्शन हमें गिवन है, यहाँ से हमारी कंडीशंस आ रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है डेजिग्नेशन विद पेन। अब डेजिग्नेशन को एक बार आप क्या करोगे, यहाँ पे फिट कर दोगे, डेजिग्नेशन को फिक्स रखोगे। तो जीएम हमारे पास सबसे सीनियर मोस्ट, then DGM, then AM, then SO, then clerk, ठीक है। ओके चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास कहा गया है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। द वन हु हैज प्राइम नंबर ऑफ पेन्स इज नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन बट टू डेजिग्नेशन सीनियर टू एस, वो जो है वो पर्सन टू डेजिग्नेशन सीनियर है एस के। अब यहाँ पे आपको पता है इन सारे नंबर्स पेन ऑफ नंबर में, नंबर ऑफ पेन्स में
सिर्फ 19 एंड 23 प्राइम नंबर पेन है, राइट। और वो जो पर्सन है वो 2 डेजिग्नेशन सीनियर है। 2 डेजिग्नेशन सीनियर है, इसका मतलब एस अगर यहाँ पे होगा तो 1 1 एंड यहाँ पे आपके पास वो 19 और 23 वाला पर्सन आएगा, ठीक है, 19 और 23 वाला पर्सन आएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आर इज जूनियर टू एस। आर जो है वो जूनियर है एस के, और साथ में ये भी कहा है द पर्सन द वन हु हैज प्राइम नंबर इज नॉट द सीनियर मोस्ट। मतलब इस जो पर्सन की एस से जो 2 ऊपर सीनियोरिटी में था उसके पास वो जो है वो टॉप पे भी नहीं होगा, मतलब वो सीनियर मोस्ट भी नहीं है, ठीक है। और एस के नीचे पर्सन भी आएगा, अगर आप समझ रहे हो तो एस सबसे नीचे नहीं है। इसका मतलब अगर मैंने एस को यहाँ पे रख लिया, अगर मैंने एस को यहाँ पे रख दिया तो 1 एंड 2 ये जो पर्सन है इसके पास या तो 19 पेन होगी या तो 23, क्योंकि यही दोनों प्राइम नंबर पेन है एस के नीचे ऊपर की साइड। अब आर आपके पास यहीं आ सकता है, सिर्फ यही प्लेस एस के नीचे की साइड खाली है। क्या आप एस को यहाँ रख सकते हो, 19 23 को यहाँ रख सकते हो? नहीं, क्योंकि वो आपका सीनियर मोस्ट नहीं है, नॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वन हु हैज 39 इज जस्ट सीनियर टू टी। अब जो 39 वाला पर्सन है वो जस्ट सीनियर टू टी है, ये हम बाद में फिल कर लेंगे। आगे देखो, द डिफरेंस बिटवीन द पेन्स ऑफ टी एंड आर इज 4। जो डिफरेंस है आर और टी के पेन के बीच में वो कितना है, 4 है। और यहाँ पे हमारे पास ये कुछ नहीं है, ठीक है, वो कितना है, 4। आपको पता होगा कि आर अगर सबसे नीचे है, क्लर्क है, तो जरूरी नहीं है कि वो पेन के हिसाब से भी सबसे कम है, ये जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। तो जो टी और आर का डिफरेंस है वो है 4, तो हमें नहीं पता कि किसके पास ज्यादा पेन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखो, वी हैव ओनली 5 नंबर्स। तो अगर देखो 4 का डिफरेंस किस किस में आ रहा है, या तो 19 एंड 23 में आ रहा है, एक किस में आ रहा है, देख लो 19 एंड इसमें अगर 4 का है उसके बाद किसी में 4 का नहीं होगा 19 के साथ। 23 और 4 आ रहा है किसी में, 23 और 4 27 तो है ही नहीं। 35 एंड 4 आ रहा है, तो 35 एंड 4 का भी यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, और कोई नंबर की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर आप देखो एस हैज 12 पेन्स मोर देन आर, मतलब एस के पास आर से 12 पेन ज्यादा हैं, ये चीज ध्यान रखो। अब अगर इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे, एक चीज ध्यान रखिए कि आर आपका यहाँ पे एस से नीचे की साइड है और एस के पास आर से ज्यादा पेन है, एस के पास आर से ज्यादा पेन है। अगर मैंने यहाँ पे आर को, क्योंकि मुझे नहीं पता ना टी 35 है, आर 39 है, या फिर 19 है, या फिर 23 है, हमें नहीं पता, क्यों हमने आर को भी यहाँ ये वाला क्यों पॉसिबल में लिया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में स्लैश है, अभी नहीं पता कि कौन सा यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक ही नंबर तो आ सकता है। अब यहाँ पे देखो अगर मैंने आर को 39 ले लिया तो आर से 39 ज्यादा, मतलब आपके पास 51 पेन होनी चाहिए, सॉरी 12, मतलब जो एस है, एस के पास आर से 12 पेन ज्यादा है, तो 12 पेन मान लो अगर मैंने एक बार आर को 39 कर लिया तो 12 मतलब 51 पेन एस के पास होने चाहिए, यही कुछ कहा गया है, ठीक है, ओके। अब आपके पास यहाँ पे अगर R35 आता है, अगर R35 आता है तो अगर 12 पेन ज्यादा होंगे एस के पास, तो आपके पास कितना हो गया, 47 कोई नंबर ऑफ पेन्स तो गिवन ही नहीं हो रखा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो R कैन बी 39, R जो है वो आपका 39 हो सकता है, बट यहाँ पे एक कहा गया है Q इज जूनियर टू द वन हु हैज 39 पेन्स। Q जो है वो उस पर्सन से जूनियर है जिसके पास 39 पेन्स है। अब Q इज जूनियर टू द 39 वाला पेन, तो R, क्या R 39 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 39 के नीचे तो Q के लिए जगह ही नहीं है। तो आपके पास क्या हुआ कि R जो है ना ही 35 हो सकता है पॉसिबल और ना ही 39 पॉसिबल। अगर दोनों में से R एक भी नहीं हो पाएगा तो ये पूरी ही पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। अब इन दोनों में से एक चूज करो। अब आपको पता है R में ऑलरेडी अगर यहाँ पे जो भी नंबर फिट होगा उस हिसाब से R की वैल्यू भी, और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो भी फिट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर R एक बार 19 होता है, सपोज R अगर 19 होता है तो 19 + 12 करो, क्या 31 गिवन है आपको नंबर ऑफ पेन्स में? नहीं, ठीक है। R मान लो एक बार 23 है तो आपके पास 23 + 12 फिर से करो, 23 + 12 35 होता है, तो क्या 35 पॉसिबल है? बिल्कुल है। तो इट मीन्स R की वैल्यू जो है वो 23 पॉसिबल है। हमें पहले से नहीं पता था, बट अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन इसकी हेल्प से भी हमने यहाँ पे काम कर लिया है। ऑल्सो हमें ये भी पता था कि 39 के नीचे इमीडिएट T है, तो ऑब्वियसली वो तब भी 39 नहीं होना था, ठीक है। तो आपके पास R की वैल्यू आ गई 23, तो R के सामने 23 लिखो।
अब जैसे ही यहाँ पे 23 आ गया तो आपको पता है यहाँ पे से 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। एस के पास आर से 12 पेन ज़्यादा है, तो यहाँ पे 12 पेन ज़्यादा मतलब 35 आपका यहाँ आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे उसने बोला है कि 39 से नीचे जो है वो आपका क्यू है, तो आप देखो अगर 39 यहाँ पे भी रख सकते हो क्योंकि ब्लैंक है, पर 39 के नीचे क्यू के लिए जगह ही नहीं होगी, तो 39 वाला जो पर्सन होगा वो यहाँ आएगा, उसके नीचे क्यू कहीं भी आ सकता है। बट अब हम ये वाला जो कंडीशन है इसको यूज करते हैं कि 39 के जो इमीडिएट नीचे है वो टी है, तो 39 के इमीडिएट नीचे टी है और 39 के कहीं ना कहीं नीचे की साइड आपके पास क्यू है, राइट। जस्ट बिलो का मतलब अलग होता है और समवेयर बिलो का मतलब अलग होता है, ठीक है। तो आपके पास ये सारे पर्सन आ गए, अब एक ही पर्सन बचा है उनमें से, तो इसको यहाँ पे रख दो पी को, एक नंबर अकेला बचा हुआ है 51, तो आप उसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। सो दिस इज आवर कंप्लीट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे से हम आगे बढ़ते हैं। इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको देखिए आप। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ पी, तो पी की डेजिग्नेशन अभी हमने देखी जीएम है सबसे बड़ी। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स डज टी आर एंड क्यू, क्यू के पास तो 51 है, आर के पास 23 अभी हमने देखा, एंड टी के पास 19 पेन है, टी के पास आपके 19 पेन है, तो इन सबको ऐड कर दो, 19 एंड 51 को सबसे पहले ऐड कर दो, 20 70 90 और 93, आंसर में क्या आ जाएगा 93। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन किसके पास है, क्यू के पास है मैक्सिमम 51 पेन, तो क्यू विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ओके। तो P39 T19, ओके, तो P39 पेन इसके पास तो है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ठीक है, Q51 भी ठीक है, S35 भी ठीक है, बट R के पास तो 23 पेन है, एंड दैट्स वाई आपका ये वाला गलत है और यही वाला करेक्ट आंसर में आएगा, क्योंकि वो गलत है, ऑड है सबसे, बाकियों का कॉम्बिनेशन सही है, उसका गलत है, तो आपके पास मिसमैचिंग की वजह से ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है इसमें, टी के पास मिनिमम नंबर ऑफ पेन है, यस 19 पेन है, तो ये करेक्ट होगा। आर की डेजिग्नेशन एसओ है, लेट्स सी, आर की डेजिग्नेशन एसओ नहीं है, तो ये हो गया गलत। एस इज सीनियर टू पी, नहीं, पी तो सीनियर मोस्ट है, तो ये आपका रॉन्ग, ओनली फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन आ गया है, कहा गया है कि इस वर्ड में सेकंड 4 5 एंड 6 लेटर। अब जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन, इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो जब तक आप एक्यूरेट नहीं हो, जब तक आप श्योर नहीं हो कि आपको समझ में आ गया कि इतने ही वर्ड्स बन सकते हैं, तभी इसको अटेम्प्ट करना, वरना यहाँ पे काफ़ी जो नेगेटिव मार्किंग आपकी हो सकती है, क्योंकि आपके पास कई बार हमारे दिमाग में नहीं आ रहा होता एग्जाम में कि भाई कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहिए, जब आप श्योर हो तभी इसको आंसर करिएगा। सेकंड 4 5 एंड 6, तो सेकंड मतलब आई, 4 मतलब सी, 5 मतलब ओ एंड 6 मतलब, तो ये आपके 4 वर्ड हैं, आपको इनको यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अभी इस हिसाब से यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं फॉर्म हुआ तो आपको एक्स आंसर मार्क करना है ऑप्शन में, अगर मोर देन 1 हो रहा है तो आपको Z मार्क करना है, बट अगर एक वर्ड बन रहा है, उस एक वर्ड का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे लास्ट लेटर बताना है उस एक वर्ड का, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं आपके पास। अब आपके सामने यहाँ पे अभी के लिए कोई भी इसमें मीनिंगफुल वर्ड नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आंसर में नो सच मीनिंगफुल वर्ड, तो एक्स मार्क कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यह आपके सामने एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो ट्राई करिए एंड एक बार खुद से सॉल्व करिए। ओके, so Mark is the only son of Oliver, who is the brother-in-law of Liam। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर पहले नहीं बताया गया कि कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, ठीक है, तो इसको इस साइड से कर लेते हैं। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ लियाम, अब आपको पता है कि ब्रदर इन लॉ 2 तरीके से बनते हैं। देखो, एक बार क्या होगा कि जो ऑलिवर होगा, ठीक है, वो मैरिड होगा लियाम के सिबलिंग से, तो जाके ऑलिवर ब्रदर इन लॉ बन गया,
ठीक है। और एक बार क्या होगा कि जो लियाम है वो मैरिड होगा ओलिवर के सिबलिंग्स और ओलिवर ब्रदर इन लॉ बन गया। इतना करेक्ट है। दो तरीके से बन सकता है, एक तो ओलिवर का सिबलिंग की तरफ से ब्रदर इन लॉ और एक तो ओलिवर के पार्टनर की तरफ से ब्रदर इन लॉ। दो तरीके से ही होते हैं। अगर आप खुद भी इसमें ओलिवर को इमेजिन करो, सपोज आप ओलिवर हो तो आपके दो तरीके से ब्रदर इन लॉ लगते हैं, ठीक है, रिलेशंस में। मार्क इज द ओनली सन ऑफ ओलिवर हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ लियाम। तो अगर हम ओलिवर का सन यहाँ पे पहले बना दें एक बार, मार्क, ठीक है, सन है, ओनली सन, याद रखना ओनली सन है। एमा इज द मदर ऑफ केट बट शी इज नॉट द स्पाउस ऑफ ओलिवर। याद रखिएगा कि एमा जो है वो आपके ओलिवर का स्पाउस नहीं है, ठीक है, ओके, पर वो मदर है केट की। तो एमा यहाँ पे मदर आ गई केट की, चलो ठीक है, मदर। लियाम इज अनमैरिड ब्रदर ऑफ नो। तो अनमैरिड ब्रदर का मतलब क्या है? अनमैरिड का मतलब लियाम मैरिड नहीं हो सकता। तो आपके पास जो ये पॉसिबिलिटी आपने रखी थी, दिस इज रॉन्ग एंड दिस विल बी, वी विल चूज, ये चीज करेक्ट है कि लियाम मैरिड है ही नहीं, अनमैरिड है और वो ब्रदर है नो का। अब जरूरी नहीं है अभी के लिए कि ओलिवर से ही मैरिड होगा, इसको बाद में रख लेंगे, ठीक है। बट हम यहाँ पे ओलिवर का जो रिलेशन नो से उसे बना लेते हैं कि ओलिवर किसी से मैरिड है और वो पर्सन आपका फीमेल होगा। वो पर्सन फीमेल क्यों होगा? ओलिवर ऑलरेडी ब्रदर इन लॉ है इसलिए मेल है, और वो पर्सन आपका लियाम का यहाँ पे सिबलिंग होगा। लियाम इज अनमैरिड ब्रदर, इसमें इसका मतलब वो आपके पास पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे साइड में रख लो बाद में याद रखने के लिए कि लियाम अनमैरिड ब्रदर है नो का, ठीक है। आगे देखो, एवा इज द पैटर्नल आंट ऑफ केट। पैटर्नल आंट का मतलब है केट की, यहाँ पे एमा का कोई हस्बैंड होगा, उसकी सिस्टर हो गई एवा, ठीक है, यहीं से बना भी लो सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इज द पैटर्नल आंट ऑफ केट वेयर इज सोफी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ मार्क। तो डॉटर इन लॉ बना लेते हैं, इतना बना चुके हैं हम यहाँ पे। सोफी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ मार्क का मतलब है, मतलब इस वाली फैमिली को भी आप साथ के साथ बनाते रहो। मैंने एवा दिखा दी है यहाँ पे आंट, क्योंकि कैट की मम्मा है, मदर है एमा, उनका कोई हस्बैंड होगा, उस हस्बैंड की सिस्टर होगी। पैटर्नल आंट आप इसी तरीके से बना सकते हो एवा को। यहाँ पे बोला है कि सोफी इज डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ का मतलब है मार्क का कोई यहाँ पे मेल चाइल्ड है, सन है, वो सन जो है वो मैरिड होगा सोफी से, एंड क्योंकि वो डॉटर इन लॉ है। इस तरीके से इतना आपके पास यहाँ पे बन गया अरेंजमेंट, ठीक है। नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, कोई भी सिंगल पेरेंट है उसका चाइल्ड नहीं, इसका मतलब जिसके चाइल्ड हैं उनको आपको मैरिड दिखाना ही पड़ेगा। तो मार्क का चाइल्ड है, मार्क मैरिड हो जाएगा फीमेल से, ओलिवर को ऑलरेडी मैरिड कर रखा है, बाकी इतना ठीक है अभी के लिए, ठीक है। और देर इज एन इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द फैमिली, कि दो वहाँ क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड एंड इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। तो हम इसको बाद में, ये वाली लास्ट वाली लाइन को बाद में सेटिस्फाई कर लेंगे, पहले अरेंजमेंट में देख लेते हैं। अब आपके पास जितने नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है ना, वही नंबर ऑफ पर्सन्स आप इस फैमिली में रख सकते हो, एक्स्ट्रा तो कहीं से नेम नहीं लाओगे। इसलिए याद रखें ना कि हर एक रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, वहाँ पे हर एक जो वैकेंट पोजीशन है फिल हो जाए। अब यहाँ पे आपके पास तीन चार पर्सन तो कंप्लीट हो चुके हैं। एक पर्सन यहाँ रखना है आपने, एक पर्सन यहाँ रखना है, एक पर्सन यहाँ रखना है, ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि लियाम जो है वो नो का यहाँ पे भाई है, तो हमारे पास यहाँ पे रख सकते हैं हम न्यू को, बिल्कुल रख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखो, फीमेल पर्सन चाहिए, तो जो आपके पास एमा है वो ओलिवर के पास आ सकती थी, बट एमा इज नॉट मैरिड टू ओलिवर, गिवन हो रखा है। ऑल्सो यहाँ पे ये चीज गिवन हो रखी है कि मार्क एक ओनली सन है, तो हमारे पास यहाँ पे एमा का एक हस्बैंड भी चाहिए हमें, तो वो हम यहाँ लियाम को भी नहीं बना सकते क्योंकि लियाम अनमैरिड है, एमा का हस्बैंड चाहिए। और यहाँ पे देखो, हम इसको इधर की साइड एमा को यहाँ पे रखेंगे, अगर देखो चीजें सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। एमा यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे एमा का एक चाइल्ड भी है केट, तो केट हम इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। केट का यहाँ पे पैटर्नल आंट तो मार्क की सिस्टर यहाँ पे एवा हो जाएगी, बिकॉज एवा इज द सिस्टर, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है कि आपके पास मार्क इज द ओनली सन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपके पास नो वाला बचा है, नो आप यहाँ पे डाल दो। अब सारे पर्सन्स आपके अरेंज हो चुके हैं,
एमा, एवा, केट और नो जो हमने अलग से बनाए थे वो सेटिस्फाई हो रहे हैं? यस। तो दिस इज आर कंप्लीट डायग्राम। और नंबर ऑफ पर्सन्स भी अगर आप अब काउंट करोगे तो देखो नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट कर लो और हर एक मैरिड का यहाँ पे चाइल्ड है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 4 फीमेल 4 मेल, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ गया। चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन है आपके पास, हाउ इज एवा रिलेटेड टू एमा, लियाम। तो एवा क्या है इसमें, देखो लियाम का जहाँ पे लियाम की सिस्टर का चाइल्ड है एवा, तो लियाम की नीज हो गई। इफ जिमी इज द ब्रदर ऑफ सोफी देन हाउ इज जिमी रिलेटेड टू केट। अगर देखो जिमी सोफी का भाई हुआ तो क्या होगा वो केट का, जिमी, हाउ इज जिमी रिलेटेड टू, अगर वो ब्रदर हुआ तो वो ब्रदर इन लॉ बनेगा केट का। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मदर ऑफ मार्क, मदर ऑफ मार्क ऊपर से देख लो नो है तो आंसर में क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप अलग अलग पर्सन को अलग अलग पर्सन से कंबाइन करते कनेक्ट करते तो वहां पे आपका फैमिली ट्री कंबाइन मतलब पूरा सेटिस्फाई नहीं होता, पूरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो हमें क्या करना था, सारे पर्सन को रखना भी था यहाँ पे विद द कंडीशंस ऑल्सो, ठीक है। चलिए अब आपके सामने इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। चलो तो यहाँ पे देखो P ग्रेटर इक्वल J दिख रहा है, P ग्रेटर इक्वल J। तो देखो P कहाँ है हमारे पास, ये रहा, J हमारे पास ये रहा। तो P से आप कहाँ की तरफ जाओगे, आप P से K की तरफ जाओगे, ठीक है। K से आप J की तरफ जाओगे, ग्रेटर इक्वल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल P ग्रेटर इक्वल है, P ग्रेटर इक्वल K है, ठीक है, एंड K ग्रेटर इक्वल J है, ओके। चलो n ग्रेटर इक्वल U, क्या n ग्रेटर इक्वल U आ रहा है, इसको देख लो। n से U की तरफ आपको जाना है, नहीं आप जा सकते, नो रिलेशन, रॉन्ग। Q ग्रेटर इक्वल n आ रहा है क्या, देखो Q ग्रेटर इक्वल सॉरी हाँ n ग्रेटर इक्वल U नहीं था, रॉन्ग है। Q ग्रेटर इक्वल सॉरी Q ग्रेटर n भी नहीं है, क्योंकि अगेन यहाँ पे से आप यहाँ तक नहीं जा सकते, नो रिलेशन, तो ये भी आपका रॉन्ग है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, O ग्रेटर इक्वल Z। तो Z आपके पास इस वाली लाइन में, O आपके पास ये रहा। O से Z तक आप कैसे जाओगे, O से लेकर D तक आप जा सकते हो, तो O ग्रेटर D आ रहा है यहाँ पे, तो ग्रेटर D आ चुका है, वैसे ये रॉन्ग हो चुका है क्योंकि ग्रेटर इक्वल सिंबल आएगा ही नहीं प्रेफरेंस में, राइट। एक बार अगर ये आ चुका है तो और नहीं आएंगे, ठीक है। और वैसे भी आप D से Z तक के जाओगे तो आपके पास यहाँ तो कोई भी रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो आपके एट द एंड कंक्लूजन विल बी रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, C2 C इज ग्रेटर देन N, तो C इज ग्रेटर इक्वल N, तो आपको दिख रहा है C इज ग्रेटर इक्वल D, और यहाँ पे D एंड N इक्वल ही है, तो C इज ग्रेटर इक्वल N भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है। O ग्रेटर Q, O जो है वो Q से ग्रेटर है, तो आपके पास O ग्रेटर Q नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास डोर क्लोज, ऑपोजिट सिंबल एक ही लाइन में, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ओनली सेकेंड रिलेशन विल बी। नेक्स्ट है आपके सामने, आई होप आप इसको सॉल्व करेंगे। तो y ग्रेटर p, y ग्रेटर p देखो, y p ये रहा, y ये रहा, कैसे जाओगे आप, तो यहाँ से y से लेकर q तक जाओगे, y ग्रेटर q आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। एंड q से आप p की तरफ जाओगे, तो y ग्रेटर p आ गया यहाँ से लास्ट में, ठीक है। f ग्रेटर j देखिए, f ग्रेटर j में आपके पास f से v की तरफ जाओगे एंड v से j की तरफ नहीं जा सकते, डोर क्लोज, ऑपोजिट सिंबल, रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखो p ग्रेटर i, P ग्रेटर I नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे I ग्रेटर P है, ये उल्टा आ गया हमारे पास रिलेशन, बिल्कुल ऑपोजिट रिलेशन शो हो रहा है, तो ये भी आपके पास रॉन्ग हो गया। तो ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओके, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने, ठीक है, इसको देखते हैं। B ग्रेटर D, तो B से D की तरफ, B से R की तरफ, B और R इक्वल है, तो R से D की तरफ, R ग्रेटर D है तो B ग्रेटर भी D होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। S ग्रेटर इक्वल F, S ग्रेटर इक्वल F कैसे आएगा, S से R की तरफ आप नहीं जा सकते, डोर क्लोज हो गया,
ये भी रॉन्ग है। एन ग्रेटर डी, एन से आर की तरफ गए, आर से डी की तरफ गए, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। और क्यू ग्रेटर एफ, तो क्यू ग्रेटर एफ, क्यू ग्रेटर आर, आर ग्रेटर एफ, तो ये आपका करेक्ट है। तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आंसर में जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दिस इज द लास्ट। तो हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड रिवॉल्यूशन, ईच हैज as many letters between in the word as they have in English alphabet। यहाँ पे आपको बताना होता है कितने पेयर ऑफ लेटर्स उस वर्ड के अंदर हैं जैसे उनके बीच में अल्फाबेट्स में होते हैं रियल में भी, और इसमें भी ऐसे ही सीक्वेंस में गिवन है। आपके पास है रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे ABCD बस काउंट करना है, एक फॉरवर्ड में करना और एक बार बैकवर्ड में करना। तो फॉरवर्ड में देखो आपके पास कितना आ रहा है, RSTUVWX, नहीं, ठीक है। ई से करो EFGHIJKLM, ये भी नहीं है। वी से करोगे तो आपके पास वी से कोई भी नहीं आएगा, वी इज द लार्जेस्ट लेटर हेयर, ठीक है। तो वी के बाद वाला लेटर तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वी को काउंट करने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। ओ के बाद देखो OPQRST नहीं आ रहा। एल के बाद देखो MNOP नहीं। यू के बाद आपके पास, यू के बाद भी वी नहीं है यहाँ पे और आगे नहीं है। टी से करोगे तो UVW, ये भी नहीं है। आई के बाद JK नहीं, ON नहीं। तो फॉरवर्ड में तो कोई भी नहीं दिख रहा हमें। बैकवर्ड की तरफ देखते हैं, N और O दिख गया हमें एक पेयर, ठीक है। PQRSTUV, PQRSTU नहीं। आई से पढ़ो अब, JKL, आई और L हो गया हमारे पास एक, और MNOP, ठीक है, ये नहीं हुआ। टी के बाद U, ये भी आ गया। तो 3 पेयर तो हो गए। अब या तो मोर देन 3 या तो 3 हमारे पास आंसर में आएगा। टी और यू हो गया। VWX नहीं आ रहा, ठीक है। एल से देखो MNOP नहीं आ रहा ये वाला भी। ओ से देखो PQR, ये आपके पास आ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ONOPQ एंड R, 1 2 3 4 पेयर तो बन ही रहे हैं। इससे ज़्यादा भी होंगे बट अब हमारे पास आंसर में मिल गया हमें कि मोर देन 3 तो है ही, और कोई हमारे पास ऑप्शन वैसे भी मार्क नहीं हो सकता, तो वी कैन इजिली मार्क डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट आंसर। ओके, सो आई होप आपको सारे सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको एक आइडिया लग गया हो कि हमको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है एग्जाम में भी, और इस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और साथ ही आई होप आपने यहाँ से प्रैक्टिस भी करी होगी। आपको और प्रैक्टिस लगेगी यहाँ पे, तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका जो स्पीड है, ताकि आपका जो वो रिदम बना हुआ है और कॉन्टीन्यूटी है वो चलती रहे, ठीक है। एग्जाम तक आपको ये मतलब 1 आवर 130 आवर, मतलब आप ऐसे करके ही देते रहो, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक आराम से, मतलब एक ऐसा वो फ्रेम बनाओ जिसमें आप क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। चलिए, सो यू कैन ऑल्सो शेयर योर फीडबैक्स फॉर दीज ऑल दीज सेशंस। आपके इसी चैनल पर यूट्यूब पे और भी सेशंस होते हैं जो लाइव होते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी हम डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पे आपके पास और भी चीज़ें हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अभी तक टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं ली है, तो यू कैन कंसीडर दी टेस्ट सीरीज, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। यहाँ पे आपके पास, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे edutap.in वाली वेबसाइट पे, तो आपके पास डिफरेंट कोर्सेज होंगे। तो कोर्सेज पे आपको जाना है, एंड कोर्सेज में आपके पास SBI PO कोर्सेज को आपको देखना है, ठीक है। देयर आर सो मैनी कोर्सेज हेयर। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका जो ये वाला SBI PO एंड क्लर्क वाला टेस्ट सीरीज है, ठीक है। सो आपके पास जो भी स्टूडेंट SBI PO एंड क्लर्क दोनों को टारगेट कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी रहेगी। इसमें आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं। सेकेंड, आपके पास अगर आप सिर्फ SBI PO के लिए टारगेट कर रहे हो, तो आपके इसके अंदर ये लाइव क्रैश कोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ये दोनों ही क्लासेस, मतलब दोनों ही फेजेस के लिए रहेगा, प्री के लिए भी एंड मेंस के लिए भी, ठीक है। तो अभी ये PO की क्लासेस होंगी, तो आपके इसमें लाइव क्लासेस तो हैं ही, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है आपके इसके अंदर, सेक्शनल टेस्ट भी है आपके इसके अंदर, एंड वीकली मेंटोर टॉक सेशन भी आपको मिलता है, जिसमें अपने प्रिपरेशन के दौरान जो भी आपको चीज़ें पूछनी, जो भी डाउट्स आपको पूछने हैं, वो आप यहाँ पे से पूछ सकते हो, ठीक है। सॉल्व PYQ भी आपके इसके अंदर है, तो आप वो भी पूछ सकते हो। फुल लेंथ टेस्ट भी आपके इसके अंदर है,
ठीक है। देन SBI PO आपके पास टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए है यहाँ पे। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है। जो भी स्टूडेंट सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए कर रहा है उसके लिए ये वाली टेस्ट सीरीज ठीक है। तो यहाँ पे आपके 10,000 प्लस क्वेश्चंस आपके इंक्लूड किए गए हैं एंड इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज आपके 15,000 प्लस टेस्ट सीरीज आपको दी गई हैं। ठीक है, सॉरी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो आपको जो भी आप में इसमें से आपको सही लगता है आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो सर्च इट फ्रॉम हेयर। ठीक है, और आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। लाइक ज़रूर करिएगा सेशन को। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद आर न्यू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन।